हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की एक्सरसाइज 13.3 को करेंगे। इससे पहले की सभी वीडियोस, सभी एक्सरसाइजेज, सभी चैप्टर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो आप उन सबको देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को जारी रखें और लाभ उठाएं। चलिए शुरू कर लेते हैं। ध्यान ये रखना है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के बाद अपने आप से क्वेश्चंस हल करने का प्रयास करेंगे और देखना आप बिल्कुल सफल होंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसने क्या कहने का प्रयास किया है कि एक धातु का गोला है, इस गोले को इसे बदलना है किसमें? बेलन में। तो इसने बोल भी दिया है कि पिघलाकर बनाया जाना है। तो कहने का तात्पर्य ये है, इसमें कहीं ये पता नहीं लग रहा आपको कि इसमें आयतन ज्ञात करना है। तो हमें क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि इसमें करना क्या है। तो जब भी कोई इस प्रकार की बात आती है, एक शेप से दूसरी शेप में कोई कन्वर्जेशन होता है, तो क्या करना होता है, वहाँ उसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं, जिसे पिघलाना होता है। और चूंकि आयतन कभी चेंज नहीं होता, तो इसका आयतन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेलन के आयतन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वहाँ से हम हाइट ज्ञात कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। चलिए शुरू कर लेते हैं। गोले की त्रिज्या R1 इसको बोल देंगे 4.2 सेंटीमीटर। ये गोले की त्रिज्या है। गोले का आयतन हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए एक ही विमा होती है, त्रिज्या हमें आवश्यक होती है। इसके लिए 4/3 पाई R1 क्यूब, ये सूत्र है। 4/3 पाई R क्यूब होता है सूत्र। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे हम R1 की। R1 में 4.2⁻³ इतना करने के बाद इसको यहीं के यहीं लिख दो। बस पाई की वैल्यू नहीं रखनी इसमें। पिघलाने वाले क्वेश्चन में पाई की वैल्यू ना रखें, ये मेरी सलाह रहेगी, कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो ये यहीं छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि ये जो गोला है पिघला दिया गया है, बन क्या गया है? बेलन बन गया है। तो बने बेलन का आयतन कितना होगा? बने बेलन का आयतन, तो बेलन किससे बना है? गोले से, इसलिए बेलन का आयतन गोले का आयतन के बराबर होगा, क्योंकि गोले से ही बेलन बना है। तो ये हमने ज्ञात कर लिया है पहले से। ये हो गया देखो। लेकिन अब हमें बेलन की कुछ विमाएं भी पता है। देखो बेलन की क्या पता है और क्या पूछा है। तो बेलन की त्रिज्या दे रखी है इसने, R2 बोल देंगे इसको, 6 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बेलन की ऊंचाई H जो है वो ज्ञात करनी है। तो देखिए फिर बेलन का आयतन जो है वो एक बार लिखेंगे, जो हमारे पास था हमने ज्ञात किया था अभी, और बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे एक साइड। ठीक है। अब सूत्र के हिसाब से देखें, इसके हिसाब से जो इसने दिया है या पूछा है, इसके हिसाब से देखें तो ये हो जाएगा R2² पाई R2²H। इसके इक्वल इसको लिखते चलेंगे। अब देखो इसका फायदा ये हुआ कि इस पाई से पाई कट जाएगा, इसलिए पाई का मान कभी ना रखें पिघलाने वाले क्वेश्चंस में। R2 है 6, H हमें ज्ञात करना है, इक्वल टू 4/3 इंटू 4.2 की 3 बार मल्टीपल कर लेंगे, क्योंकि पावर 3 है। 3 से इसको काट सकते हैं, 1.4 आ जाएगा। H को यहीं छोड़ दो, 6 स्क्वायर को इसके नीचे लेके जाएंगे। नीचे आओ, 6 में लेके चले गए। 6 स्क्वायर है तो 2 बार गुणा कर देंगे। अब देखो यहां से जो कैलकुलेशन आएगी वही हाइट है। देखो कर लेते हैं। 6 सते 42, 6 सते 42, क्योंकि एक पॉइंट है तो पॉइंट तो लगाना पड़ेगा। 14 चौके 56, 7 सती 49, ये आ गया 0.49। और जब इसकी गुणा कर देंगे तो ये आएगा 2.744। इतने
सेंटीमीटर। बस यही आपका आंसर आ गया। 2 प्लेस तक इसको रखना चाहें तो रख सकते हैं, यही छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस कॉन्सेप्ट इतना ही है कि यहाँ जो पिघलाने वाली बात जब भी होती है तो उन दोनों का आयतन हमें ज्ञात कर लेना होता है और आपस में इक्वल उसको रख देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो दिया क्या है, पहले हम उसको लिख देंगे। तो 3 गोलों की त्रिज्याएं ये दी हैं, R1 6 सेमी, R2 8 सेमी और R3 10 सेमी। देखो 3 गोले हैं, एक छोटा एक फिर बड़ा एक फिर बड़ा, तीनों को पिघलाया, तीनों का आयतन जुड़ जाएगा तो एक बड़ा गोला बन जाएगा। ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इन तीनों का आयतन जो भी जुड़ के आएगा तो वो इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। फिर यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना बने बड़े गोले का की त्रिज्या, ऐसा भी हमने मान लिया कि इसकी त्रिज्या कितनी है, R है, ऐसा भी माना। तो देखिए बने, एक ही बार में कर देंगे, बहुत आसान से सवाल हो जाएगा ये। बने बड़े गोले का आयतन किसके बराबर होगा, 3 गोलों के आयतन के बराबर होगा। 3 गोलों का आयतन, और 3 गोलों का आयतन देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 क्यूब। ये छोटे का, ये इससे बड़े का, ये सबसे बड़े का। 4/3 पाई ले लो कॉमन, बचा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। अब देखिए बने बड़े गोले का आयतन अगर हमारे पास है तो क्या हम इसमें सूत्र फिट कर सकते हैं? देखो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी त्रिज्या हमने पहले ही मान ली है। तो बहुत आसान सवाल बना देंगे इसको। तो देखिए इसकी जगह, गोले के आयतन की जगह अगर R रेडियस को माने हम, तो 4/3 पाई R क्यूब बन गया। तो एक बार फिर इसको मैं लिख रहा हूँ, और बस अगली लाइन में मैं इसको दोनों को काटूंगा। 4/3 से 4/3, पाई से गया पाई, अब बचा R क्यूब बराबर, इनकी वैल्यू आप रख दीजिए। देखो हो गया ना आसान। R1 की जगह 6, R2 की जगह 8 और R3 की जगह 10। 6 की घात 3 होता है 216, और 8 का 512, 10 का 1000। इन सबको जोड़ दो, 6 2 8, 1 1 2, 5 2 7 और ये 1, इतने घन सेंटीमीटर। लेकिन अभी घन सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, अभी थोड़ा सा जल्दी कर दी हमने, क्योंकि हमें तो R चाहिए ना। तो देखिए R क्यूब इक्वल टू 1728 है, तो R बराबर क्या आ जाएगा, देखो 1728 का घनमूल आ जाएगा। और 1728 का घनमूल क्या होगा, तो देखिए 12 का घन आपको पता है 1728 होता है, और इसकी पावर 1/3 करेंगे तो 12, या आप इसका घनमूल सीधे 12 भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो इस प्रकार से इसको निकाल देते हैं। तो देखो 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। तो लिखो, अतः बने बड़े गोले की त्रिज्या बराबर, जो कि उसने पूछी है, 12 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो देखिए चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। ध्यान से समझो, बहुत आसान सा सवाल बन जाएगा, इंपोर्टेंट भी बहुत रहता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। देखिए कुआं है, इसको हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, तो कुआं इस प्रकार से आपको नजर आता है ऊपर से अगर देखें तो। इसका जो व्यास है कुएं
अभी जो कुआं है इसको ध्यान से आप समझिए कि इसकी गहराई है, तो इसमें एक तो h है और ये जो व्यास है इसमें एक इसकी रेडियस है, तो इसकी दो विमाएं हैं और r और h। जब ये दो विमाएं होती हैं तो बेलन की विमाएं बनती हैं। तब कुएं, जिसको हम बेलनाकार शब्द यूज कर सकते हैं, का व्यास बराबर 7 मीटर, तो यहाँ से रेडियस बन जाएगा 7/2 मीटर। और इसने जो इसकी गहराई दी है हम इसे h कह सकते हैं 20 मीटर। तो देखो एक बेलन की सारी विमाएं हमें पता लग गई, r भी और h भी। तो इस बेलन का आयतन हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए कुएं का आयतन बराबर किसका आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र लगेगा। तो बराबर बेलन का आयतन आप लिख दें तो अच्छा लगेगा, नहीं भी लिखेंगे तो बात बन जाएगी। पाई r² h, ये बेलन के आयतन का सूत्र होता है। तो यहाँ पाई का मान जरूर रखें, क्योंकि इसने आगे नहीं कहा इस प्रकार की कोई चीज़ जिससे कि हमें पाई को काटने का अवसर मिलेगा। ठीक है ना। अब मैं इसको पूरा एक बार फिर समझाऊंगा। बेलन का कुएं का आयतन हम निकाल रहे हैं। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/2, h का मान 20। तो 22/7 गुणा 7/2 का होल स्क्वायर किया तो 7/2 की 2 बार गुणा हो जाएगी और गुणा 20। काटो इसको, 7 से 7 गया, 2 से 20 जाएगा 10, इस 2 से 22 जाएगा 11। तो यह आ जाएगा 11 7 77 की 10 में गुणा 770, इतने घन मीटर आ गया। तो देखिए ये जो मिट्टी हमने निकाली है, कुएं का जो आयतन है उतनी ही मिट्टी निकलेगी। तो लिखेंगे यहाँ निकाली गई, खोद कर निकाली गई मिट्टी का आयतन उतना ही होगा जितना कि इस कुएं का आयतन है, जो कि बेलनाकार था। कुएं का आयतन हमने ज्ञात कर लिया है, 770 घन मीटर आ गया। तो हमें ये जो मिट्टी है ये कहाँ फैलानी है, तो ध्यान दीजिए कि एक इस प्रकार से एरिया है, रेक्टेंगल आयताकार एरिया है, जिसकी विमाएं भी इसने दे रखी है। विमाएं दी हैं 22 और 14, ये 22 लंबाई है और 14 इसकी ब्रेथ है, चौड़ाई है। तो इसी पर ये मिट्टी जो निकली, इस मिट्टी को ऊपर फैलाया गया है। यहाँ पे देखो, जब इसके ऊपर इसको फैलाया गया तब ये क्या बना, तब ये घनाभ बन गया। ध्यान से समझिए इस बात को। तब ये क्या बन गया, क्योंकि इसकी एक हाइट हो गई, एक लेंथ, एक ब्रेथ। जब ये 3 विमा होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, घनाभ बनता है। तीनों अलग अलग विमाएं हैं तो घनाभ, और समान होती हैं तो घन। ये आपको समझ में आता होगा। तो देखिए यहाँ पर जो जहाँ ये मिट्टी डाली गई है उस चबूतरे का क्षेत्रफल हमें पता है, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ जब करेंगे तो हमें चबूतरे का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, इतने वर्ग मीटर। लेकिन चबूतरे का आयतन भी ज्ञात कर लेना चाहिए। देखो चबूतरे का आयतन बन के कितना आएगा, तो इस बात को आप समझिए। चबूतरे का आयतन उतना ही तो बनेगा जितनी मिट्टी निकली है। तो निकाली गई मिट्टी का आयतन उतना ही चबूतरा है जितनी मिट्टी बनी है, आई है निकल के। मिट्टी का आयतन तो हमें पता है 770 घन मीटर है, लेकिन चबूतरे का आयतन कैसे ज्ञात हो, तो चबूतरे के आयतन के लिए एक सूत्र लगाओ फिर दोबारा से, कि आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है। चबूतरे का क्षेत्रफल तो हमें पता है 22 × 14, लेकिन हमें ऊंचाई ज्ञात नहीं है, जो कि हमें ज्ञात करनी है, बराबर 770। और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को इस 770 के नीचे भेज देंगे, 22 और 14 को। चलो काटो, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22। और इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2.5 इतने मीटर। तो अब हमें ये पता लग गया जो उसने पूछा है, तो लिख देंगे चबूतरे की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर। आंसर ये इसका आंसर आ गया। तो देखो
आसान सा क्वेश्चन बन गया, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, आसान भले ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, वो भी कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ भी कुआं ही खोदा गया है, लेकिन इसकी जो मिट्टी निकली है वो किसी रेक्टेंगल में नहीं, बल्कि तो वो कहाँ पे है, वो कुएं के चारों ओर ही देखो इस प्रकार से फैला दी गई है। यहाँ इस प्रकार से जो उसकी मुंडेरी बनी, जो इसका बांध बना चारों तरफ का, तो उसी पे वो मिट्टी यहाँ से निकालते रहे और इस पे फैलाते रहे। और जो इसकी चौड़ाई है, जहाँ ये वलय बना, इस वलय की चौड़ाई है 4 मीटर और इसका जो व्यास है ये 3 मीटर दे रखा है। कुएं का व्यास 3 मीटर दे रखा है। तो हमें क्या करना है, पहला काम है इसमें, हमें इस मिट्टी का आयतन ज्ञात करना है जो कि इस कुएं के आयतन के बराबर होगा, जो कि बेलनाकार है। ये चीज आप समझ चुके होंगे। कुएं का व्यास 3 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 3/2 मीटर। फिर देखिए, बल्कि इसको आर, चलो आर ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देखेंगे जब हम वाले निकालेंगे। तो अब गहराई भी हमें पता है h, ये है इसकी 14 मीटर। तो अब क्या करने जा रहे हैं हम, मिट्टी का आयतन ज्ञात करने जा रहे हैं। तो मिट्टी का आयतन उतना ही होगा जितना कि कुएं का आयतन होगा, और कुएं का आयतन किससे निकलेगा, तो बेलन के आयतन से निकलेगा। सूत्र लगाओ बेलन का, πr²h। पाई का मान ना रखें, काम चल जाएगा। आर का मान 3/2 स्क्वायर गुणा h का मान 14। वैसे तो यहाँ 14 रखा है, 7 से कट जाता है, लेकिन फिर भी छोड़ दो, आप इसको यहीं पे छोड़ दो। इतने मीटर क्यूब, मीटर में है ना, एक तो मीटर क्यूब आ जाएगा। फिर देखो, ये मिट्टी जो निकली है ये फैलेगी इस पे, किस पे, इसके चारों तरफ के बांध पे। तो देखो, इस बांध का एरिया हमें ज्ञात करना पड़ेगा। इस चीज को आप समझिए कि ये जो त्रिज्या यहाँ से बनेगी, ये हमने मान ली r, चलो मैं इसको r1 कह सकता हूँ। तो r1 यहाँ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो r1 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक और रेडियस यहाँ से बन के आएगा। देखिए, यहाँ से यहाँ तक, या ये कहो कि यहाँ से इतना, ये है तो 3/2, और 4 इसमें और जोड़ना पड़ेगा क्योंकि चौड़ाई 4 है, और थोड़ा चौड़ा करके बना सकते थे आप डायग्राम। तो ये 4 है। तो देखिए, वलय सहित कुएं की त्रिज्या, वलय भी जिसमें शामिल होगा, तो r2 कितना बन के आएगा, देखो 3/2 तो अंदर का ये, और इसमें 4 और जोड़ दो तो ये बन जाएगा 2 चौके 8 और 3 11/2 मीटर। इसको r2 लिख दिया मैंने। अब हम ज्ञात कर रहे हैं वलय का क्षेत्रफल। अब समझिए कि वलय तो वृत्ताकार है, वृत्ताकार में से ये समझिए कि पूरे में से, पूरे वृत्त में से अगर अंदर का वृत्त घटा दें, देखो कैसे, पूरा आएगा πr² पूरे का क्षेत्रफल, और इसमें से हम घटा रहे हैं πr1² को, मतलब अंदर वाले वृत्त को। तो पाई बाहर निकल गया, r2² - r1²। पाई की वैल्यू नहीं भरेंगे क्योंकि पाई तो कटने के लिए तैयार बैठा है। r2 की जगह 11/2, r1 की जगह 3/2। इसे थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। 11 का वर्ग 121, 2 का 4 - 3 का 9/4 बराबर 121 में से 9 गए तो 112/4 पाई इतने स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वलय का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो देखो, वलय का आयतन कितना होगा, वलय किससे बन रहा है, ये उसी मिट्टी से बन रहा है जो हमने ज्ञात की है, जो हमने इस कुएं में से निकाली है। खैर हमने तो नहीं निकाली, जिसने निकाली होगी। चलो जी, वलय का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन। पाई × 3/2² × 14
वलय का आयतन कैसे निकले? तो देखो बहुत आसान तरीका आयतन निकालने का, वलय का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई। ये लो निकल गया। क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया 112 पाई अपॉन 4। ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है तो ऊंचाई की जगह ऊंचाई लिखेंगे, पाई इंटू 3 का वर्ग 9 अपॉन 2 का 4 गुणा 14। देखो यहाँ से पाई काट दो, अब बची केवल यहाँ ऊंचाई, वो भी किसकी? वलय की। उधर ले जाओ 9/4 इंटू 14, जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे। 4 से 4 काटो, किसी और से कुछ कटता है तो काटो। 9 से कट जाएगा, देखो 9 से कट जाएगा क्या? 3 से तो कट जाएगा, 3 3 9 और 2 2 4, 3 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा ये। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 4 7 छके 42 और देखो 2 8 16, ऊपर 9 नीचे 8, इतने मीटर। और इतना ही छोड़ दो, पॉइंट में मत लाओ तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। तो पता लग गया भाई, क्या पता लगा हमें? कि जो वलय है या बांध है, जिसको बांध उसने बोला है, तो वो उसकी ऊंचाई कितनी आ गई? 9/8 मीटर आ गई। यही इसका आंसर। देखो आसान सा हो गया। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करें। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेमी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। तो चलिए आइसक्रीम से भर देते हैं एक बर्तन को। ये बेलनाकार बर्तन ले लिया और इसको हमने क्या किया? आइसक्रीम से पूरा भर दिया। ये भर गई पूरी, ठीक है, भर गई। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेमी और व्यास 6 सेमी वाले शंकुओं से भरा जाना है। तो इसकी जो आइसक्रीम है वो किस में भरी जानी है? वो भरी जानी है इस प्रकार से, ऐसे। ये भी कहा इसने आगे कि जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। देखो ये आइसक्रीम से भरी जानी है, ठीक। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आइसक्रीम, इस आइसक्रीम टोटल से कितने भरे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है यहाँ, क्योंकि हमें बेलन का आयतन चाहिए और इस अर्धगोलाकार सिरे समेत इस शंकु का चाहिए। फिर इस पूरे आयतन को इस शंकु प्लस अर्धगोले से डिवाइड कर देंगे तो शंकु की संख्या निकल जाएगी। तो कोई बात नहीं, इसको निकालते हैं। पहले हम लिखेंगे विमाएं। बेलनाकार बर्तन का व्यास 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस यहां से निकल के आई 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसकी h, बल्कि h1 यहाँ बोलेंगे क्योंकि शंकु भी तैयार बैठा है RH के लिए, उसमें भी विमाएं होती हैं, इसलिए h1 इसको बोल रहे हैं। 15 सेंटीमीटर है इसका ऊंचाई। तो इस बर्तन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं क्या? बर्तन का आयतन बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जब इस प्रकार की कोई आइसक्रीम भरने वाली कोई बात होती है तो आयतन ही ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि आयतन ही उसमें भरा जाएगा। तो पाई r1² h1 बन जाएगा। पाई की वैल्यू ना भरें तो काम चल जाएगा, चलो नहीं भरते। r1 की जगह 6² h1 की जगह 15। इसे और कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 6 का वर्ग 36 गुणा 15, तो ये बन जाएगा 540 पाई इतने घन सेंटीमीटर। तो जो बर्तन का आयतन है, आप ये समझिए कि आइसक्रीम टोटल भी तो उतनी ही होगी जितना बर्तन होगा। तो आइसक्रीम का कुल आयतन कितना आएगा, आप ये समझिए बस। तो आइसक्रीम उतनी जितना बर्तन, तो इसका जो बर्तन है ये बेलनाकार, उसके आयतन के बराबर आइसक्रीम आएगी। मतलब आइसक्रीम का भी आयतन हमने ज्ञात कर लिया, ये होगा मतलब इसका। अब इसी आइसक्रीम से टोटल से ये शंकु भरे जाने हैं। तो देखिए अब ले लो शंकु के लिए। शंकु की क्या चाहिए? त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या कितनी? 6 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो त्रिज्या 6/2 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर।
और हाइट इसको R2 में बोलूँगा, हाइट इसकी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम शंकु का आयतन भी ज्ञात कर लेंगे, लेकिन एक साथ में ही करेंगे हम पूरा, क्योंकि अर्धगोलाकार सिरा है ना। तो देखो अर्धगोलाकार सिरे की त्रिज्या ये कितनी है, तो ये भी तो उतनी ही है। देखो कितनी, जितनी शंकु की है। देखो यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है ये इस अर्धगोलाकार की है, तो ये भी कितनी हो गई, तो ये भी R2 ही हो गई, 3 सेंटीमीटर। R2 ही इसको लिख देंगे। अगर R3 लिखना चाह रहे हैं आप तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो लिख दो, कभी कोई कन्फ्यूजन हो जाए, भले ही उतनी है लेकिन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक आइसक्रीम का आयतन, अब इसको आइसक्रीम बोलेंगे पूरा। ठीक है, ये जो शेप बनी अर्धगोला प्लस शंकु, तो एक आइसक्रीम का आयतन बराबर आएगा शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन, दोनों को जोड़कर। शंकु का 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 प्लस अर्धगोले का 2/3 पाई R3 क्यूब। अब देखिए पाई हम ले लेंगे बाहर, बल्कि 1/3 भी ले लेंगे, R2 स्क्वायर H2 प्लस R3 क्यूब। चलो मान भर दो अब इसका, 1/3 पाई R2 की जगह 3 स्क्वायर इंटू H2 की जगह 12 प्लस ये भी 3 की पावर 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 और ले लो बाहर बचेगा यहाँ 12 प्लस 3, 3 से 3 कट जाएगा, ये आया 3 पाई गुणा 12 3 15, 15 तिया 45 पाई, इतना आया ये, इतने घन सेंटीमीटर। एक चीज इसमें छूटी है, देखिए यहाँ पे 2, जब हमने 1/3 पाई लिया था तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 2 लिखना भूले, लिखो फिर यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, तो 12 और 6 18 हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो जब 18 तिया करेंगे तो 18 तिया कितना आएगा, 54 आएगा, 54 घन सेंटीमीटर। एक आइसक्रीम का आयतन आया है। अब हमें क्या चाहिए, आइसक्रीमों की संख्या, कितनी आइसक्रीम इससे भरी जा सकती हैं इस प्रकार की। तो ये संख्या ज्ञात करने के लिए आइसक्रीम का कुल आयतन अपॉन एक आइसक्रीम का आयतन, तो देखो 540 पाई तो आया था आइसक्रीम का कुल आयतन, और 54 पाई आया है, 54 पाई लिखना था वहाँ, आया है इसका, किसका, एक आइसक्रीम का। तो देखो पाई से पाई गया, पाई का मान इसीलिए नहीं रख रहे थे हम, कैलकुलेशन भारी हो जाती है नहीं तो, और आंसर फिर भी सेम ही आना होता है। 10 आ गया, देखो कट के 10, तो इतनी ऐसी आइसक्रीम वहाँ कितनी भरी जाएंगी, 10 भरी जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। आसान है ना, समझ में आया। बस ये है थोड़ा सा, ये हल्की सी कटिंग हुई, कोई बात नहीं। 2 छूटा था ना तो 2 लिख दिया, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 12 6 18, 18 तिया 54। ठीक है ना, नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 6, वीमाओ 5.5 10 3.5 वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेमी व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो देखो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या दिया है। तो एक घनाभ का आकार दिया है, घनाभ आप जानते हैं इस प्रकार से बनता है, ये है ना, ये और इस प्रकार से घनाभ बन गया। तो ये दिया है हमें एक घनाभ, और इसने ये कहा कि इसे पिघलाना है और पिघलाकर एक चांदी का सिक्का बनाना है। देखो चांदी का सिक्का वैसे तो नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन जब उसकी एक मोटाई बनती है तो आप ध्यान दीजिए कि मोटाई बनकर, मान लीजिए मैंने इतना मोटा सिक्का कर दिया, तो उसके 2 सिरे होते हैं वृत्ताकार, ऐसे सिरे हो गया, एक ऊपर का सिरा एक नीचे का सिरा, ये होगी सिक्के की मोटाई। अब थोड़ा सा मोटाई मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं बता सकूं कि सिक्का
बेलन के आकार का है। ये समझिए आप, सिक्के को अगर आप वृत्ताकार सोचेंगे तो वृत्ताकार नहीं होता सिक्का, सिक्के की मोटाई भी होती है। तो आप ये समझिए कि ये सिक्का है, ठीक है, जिसकी मोटाई भले ही कम है लेकिन है तो सही, नगण्य तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि उसने दी है। बस ये लॉजिक है। चलो जी, यहाँ घनाभ की विमाएं लिख देंगे पहले। घनाभ की विमाएं L 5.5, B 10, H 3.5। तो इस घनाभ का आयतन हमें ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि पिघलाने वाली बात आ रही है तो घनाभ से ही पिघलाकर उसने इन सिक्कों को बनाया है। घनाभ का आयतन हो जाएगा LBH 5.5 × 10 × 3.5। इन तीनों की गुणा बिल्कुल कर देनी चाहिए, है ना, कर दें। तो नहीं भी करेंगे तो आप चला लो काम। लो जी, नहीं किया हमने, ओके। अब आ जाओ एक सिक्के पे। प्रत्येक सिक्का, और सिक्का लिख के ब्रैकेट में बेलनाकार जरूर लिखें, नहीं तो कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। बेलनाकार की विमाएं क्या हैं देखिए, समझिए। तो इसमें एक रेडियस है, रेडियस आएगा व्यास का आधा, 1.75 का हाफ हो जाएगा सेमी। और जो उसकी एक मोटाई है जिसे हम H कह सकते हैं, तो वो है 2 mm। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है तो अपॉन 10 करना पड़ता है, या 1/5 सेंटीमीटर, ठीक है। R भी आ गया, H भी आ गया, तो हम एक सिक्के का आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्येक सिक्के का आयतन बराबर, सिक्का है बेलनाकार तो सूत्र बेलनाकार का ही लगाएंगे। बेलन के आयतन का सूत्र ये होता है, पाई का मान यहाँ रखें 22/7, R का मान 1.75/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू H कितना है तो 3.5 है। इसको यहीं छोड़ दें और इतना घन सेंटीमीटर लिख दें। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि कैलकुलेशन हमें आसान करनी है। तो देखिए, सिक्कों की संख्या हमें चाहिए। सिक्कों की संख्या कैसे ज्ञात होगी? तो ये सिक्के बने किससे हैं? इस पूरे घनाभ से बने हैं, है ना, इस घनाभ से बने हैं सारे सिक्के। तो इसलिए सिक्कों की संख्या निकालने के लिए घनाभ का आयतन को डिवाइड कर देंगे प्रत्येक सिक्के का आयतन से। प्रत्येक सिक्के का आयतन, घनाभ का आयतन हमने अभी गुणा नहीं करी थी, 5.5 × 10 × 3.5 अपॉन में, इसे भी हमने कैलकुलेट नहीं किया था, क्योंकि अब हम यही वेट कर रहे थे कि कब इसको एक दूसरे के नीचे रखें और कब इसे आसान बना दें। तो देखो, बन गया आसान। H आसान तो हो गया था, लेकिन आसान कुछ ज़्यादा के चक्कर में हमने क्या कर दिया, वो विमा H वो वाली ले ली। यहाँ देखो, H हमें 1/5 लिखना था यहाँ पे, क्योंकि इसकी H ही लिखेंगे ना, दूसरे की H कहाँ से लाएंगे पकड़ के। देखो वही काम हुआ, यहाँ भी 1/5 कर दिया, ठीक है। इसीलिए जब भी H की बात आती है 2 बार H लिखा जाता है तो H1 H2 लिख देना चाहिए, ये कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। नहीं तो किसी और का H पकड़ के हम दूसरी जगह फिट कर देते हैं। इसे कैलकुलेट करेंगे, 10 में इसकी गुणा कर देंगे तो 55 × 3.5, और जो नीचे के 7 और 5 हैं वो ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर यहाँ इस प्रकार से हो जाते हैं अपॉन वाले। और ये जो 2 स्क्वायर है 4, इसको भी मैं ऊपर ला रहा हूँ। बचा 22 गुणा 1.75 की 2 बार गुणा बची, क्योंकि स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर तो करके हम ऊपर ले ही गए हैं। अब इसे कर दो आप कैलकुलेट, 11 दूनी 11 पंजे 55, 7 पंजे 35, और 7 से भी कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, और काटो 7 से, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। अब ठीक है, और काटो, अरे मत काटो इतना भाई, नहीं तो उलझ जाओगे। 5 × 0.5 × 5 × 4, पहले लिख लो जो बचा,
एक बार और काटम काटी खेल लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। 0.25 देखो 2 दूनी 4 और 5 पंजे 25 गुणा 0.5, 2 की भी गुणा हो जानी है अपॉन में 0.25 इंटू 0.25, 2 पंजे 10, ये तो बन गया 1.0। अब बचा ये 25 अपॉन ये गुणा 1.0 बन गई, देखो इन दोनों की गुणा कर दी मैंने, अपॉन में आया 0.25 और 0.25। अब ये घटाना है हमें, सॉरी हटाना है पॉइंट नीचे वाले, तो नीचे वाले पॉइंट हटाने के लिए इसका हटाना है तो 100 से गुणा, इसके भी हटाने हैं तो 100 से गुणा, क्योंकि दो दो प्लेस हैं। अब बस 25 बच गया, इससे ये कट गया, 25 चौके 100, 4 से 100 में गुणा कर दी तो आपका आंसर आ गया। कितने सिक्के, तो 400 सिक्के। ये कैलकुलेशन आप जैसा करना चाहें ऐसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ही नहीं काटा तो आप भी काटेंगे, जैसा आपको अच्छा लगे ऐसे कर दो, बस हमारा तो आंसर बन गया 400। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 7, 32 सेमी ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेमी वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। तो देखो ये बेलन है, बेलनाकार बाल्टी है, और ये किससे भरी है, तो ये रेत से भरी है, ठीक है, पूरी भरी है रेत से, ठीक है। अब इसका आयतन अगर ज्ञात कर लें तो हमें पता लग जाएगा कि रेत कितना भरा है इसमें, रेत का आयतन पता लग जाएगा। तो हम यही लिखेंगे पहले कि बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई h1 32 सेंटीमीटर और r1 इसकी रेडियस 18 सेंटीमीटर। तो रेत का आयतन कितना होगा, जितना इस बाल्टी का आयतन होगा, और बाल्टी है बेलनाकार, तो आप बेलनाकार का सूत्र लगा सकते हैं बेलन के आयतन का, पाई r1 स्क्वायर h1। पाई का मान ना रखें, r1 का मान 18 और h1 का मान 32, बस इसको यहीं पे छोड़ दो। रेत का आयतन आपको ज्ञात हो गया। लेकिन इस रेत से बनाया क्या, तो बनाई एक शंक्वाकार ढेरी, इस प्रकार की एक ढेरी बनी, ऐसी ढेरी बनी। अब ये जो ढेरी बनी है इसकी भी कुछ विमाएं हमें पता है, देखो कौन सी पता है, तो इस शंक्वाकार ढेरी की जो ऊंचाई है वो पता है 24 है। शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई h2 ये हमें पता है, माना त्रिज्या इसकी r2 ये हमने मान ली। तो देखिए ढेरी का आयतन कितना होगा, तो ढेरी किससे बनी है, ये रेत से ही तो बनी है, जो रेत वहां से निकाला था उस रेत को यहाँ पे अगर ऊपर से डाला इसने तो एक शंक्वाकार ढेरी बन गई। अब ढेरी का आयतन किसके बराबर होगा, तो इसी रेत के तो आयतन के बराबर होगा, क्योंकि रेत से ही तो ढेरी बनी है, ठीक। अब ये हुआ पाई इंटू 18 स्क्वायर इंटू 32, जो कि हम लेकर आए थे। ढेरी का आयतन, ढेरी शंक्वाकार है तो सूत्र लगाओ 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2, ये सूत्र बन जाएगा। देखो पाई तो कटने के लिए ही था, जो कि हमने छोड़ रखा था। 1/3 r2 हमें नहीं पता, h2 24 इक्वल टू 18 का वर्ग है, 2 बार गुणा कर देंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, और सवाल तो हो गया, समझ लो। 3 8 24, r2 स्क्वायर इक्वल टू 18 गुणा 18 गुणा 32 अपॉन 8, क्योंकि गुणा में है भाग में चला जाएगा, 8 चौके 32, 18 गुणा 18 और 4 के भी 2 टुकड़े कर दो, 2 गुणा 2। देखो मैंने स्क्वायर से स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि r2 बराबर ये जो स्क्वायर है उधर जाकर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट से हमें इसको निकालना है। 2 18 में से 1 बाहर, 2 में से 1 2 बाहर, 18 दूनी 36, तो आंसर आपके सामने है 36 सेंटीमीटर। ये है इस ढेरी की त्रिज्या। लेकिन इसने त्रिज्या के साथ में तिर्यक ऊंचाई भी पूछी है,
तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एडिशनल क्वेश्चन बना दिया उसने, क्योंकि हमारे पास सूत्र है L इक्वल टू √h² प्लस r²। लेकिन h भी कौन सा h2, r भी कौन सा r2। वैल्यू फिर वही रखेंगे ना, नहीं तो हम फिर बेलन का उठा के रख देंगे यहाँ पे। h2 हाउ मैनी, h2 है 24 और ये है 36। 24 का वर्ग 576, 36 का वर्ग 1296। वर्ग करना सीखना है तो मैंने शॉर्ट ट्रिक भी डाल रखी है, कुछ उन शॉर्ट ट्रिक्स को भी आप पढ़ें, आपके लिए यूजुअल होगा। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1872 आएगा, वर्गमूल करेंगे तो ये लगभग 43.27 आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बन गया और आसानी से आप समझ गए इसको। पूरा ध्यान से पढ़ा करें, बस जब पढ़ें तो फिर मोबाइल की बाकी चीज़ें ना सोचें क्योंकि मोबाइल की बाकी चीज़ें सोचेंगे तो आप वीडियो को वहीं पॉज करेंगे, छोड़ेंगे और दूसरी जगह से आप वीडियो उठाएंगे, कोई इधर उधर की फालतू की। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। तो देखिए एक नहर की बात हो रही है। नहर इस प्रकार की होती है, एक नहर, एक इसकी चौड़ाई होती है, तो उस समय एक इसकी गहराई भी होती है ना, एक गहराई भी तो होती है। तो आप ये समझिए कि हम किस आकार की बात करने जा रहे हैं। हम आकार की कौन से की बात करने जा रहे हैं। देखो ये तो एक घनाभ जैसा बन गया, तो बिल्कुल सही पहचाना आपने। जो नदी या नहर बहती है इस हिसाब से बन जाती है कि वो एक घनाभ के रूप में चलती है, और घनाभ के रूप में चलती है तो हमें नहर की तीनों विमाएं पता होनी चाहिए। नहर की चौड़ाई हमें पता है 6 मीटर है, गहराई इसको मैं b लिख रहा हूँ, गहराई h लिख रहा हूँ, 1.5 मीटर। लेकिन मुझे इसकी लंबाई नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, हम इसकी लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये है 30 मिनट। तो ऐसे तो होगा नहीं कि कहीं नहर इस प्रकार से होती है, नहर ठहरा हुआ पानी तो होता नहीं, नहर होती है चलती, और नहर बहुत बड़ी होती है। तो लेकिन जितनी भी बड़ी होती है घनाभ के आकार की बन के चलती है, इसके क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये घनाभ बना के चलती है, तो हमें इसकी लेंथ चाहिए 30 मिनट की। तो देखिए इसने क्या कहा, पानी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इसका मतलब 1 घंटे में बहे पानी की लंबाई। देखो शॉर्ट सिंपल शब्दों में आप इसको समझिए कि 1 घंटे में कितना पानी बह रहा है, तो वो 10 किलोमीटर बह रहा है। और 30 मिनट में कितना पानी बहेगा, 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 30 मिनट में आधा 5 किलोमीटर। तो 10 का हाफ कर दो सीधे, अगर सीधे नहीं हाफ करना तो 60/60 कर दो और इंटू 30 कर दो, वो भी बात एक ही है। तो 5 किलोमीटर आ गया। तो इस समय आप मान के चलो कि इसकी जो लेंथ आई है वो 5 किलोमीटर है, और जिसको हम लिख सकते हैं 5000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर होते हैं। तो देखिए हमें उस पानी का आयतन ज्ञात करना आसान हो जाएगा। 30 मिनट के पानी का आयतन बराबर LBH, घनाभ के आयतन का सूत्र लगाएंगे। L हमने ज्ञात कर लिया 5000 मीटर, B 6 मीटर और H 1.5 मीटर। ये हुआ। ये जो आयतन आया है ये देखो क्या कह रहा है कि 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेमी गहरे पानी की आवश्यकता होती है। ओके, कोई बात नहीं है। तो देखिए कितने का, इतना हुआ, ठीक है। ये पानी का आयतन इतना हुआ, और इस पानी को एक खेत की सिंचाई करनी है, क्षेत्रफल की सिंचाई करनी है। क्षेत्रफल हम रेक्टेंगल में मान के चल लेते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल में। तो देखिए यहाँ से हमें ये समझना है कि सारा का सारा पानी इसमें छोड़ दिया गया, तो ये जो रेक्टेंगल है ये क्या बन जाएगा, ये भी एक घनाभ बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा।
क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होगी, तो ये भी एक घनाभ बन के आएगा। लेकिन हमें क्षेत्रफल चाहिए, आयतन नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, लगाना तो पड़ेगा वही चीज़ ना, क्योंकि 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। तो सिंचित क्षेत्रफल की गहराई उसने पहले ही दे दी 8 सेंटीमीटर, तो कितने एरिया को कवर कर पाएगा ये पानी? तो देखिए, सिंचित क्षेत्र का क्षेत्रफल गुणा गहराई, ये आयतन होगा उसका, बराबर किसका आयतन? सिंचित भाग या क्षेत्र का आयतन आ गया ये, ठीक है। लेकिन सिंचित कितना करेगा वो आयतन? जितना कि उसका खुद का आयतन है पानी का, उतने को ही तो सिंचित कर पाएगा, या कहीं से फालतू में ले आएगा? नहीं लाएगा। तो इसके इक्वल हमने क्या लिखा? ये। और क्षेत्रफल सेम लिख दो, क्योंकि यही हमें आंसर चाहिए। सिंचित क्षेत्र का क्षेत्रफल गुणा गहराई भी हमारे पास है, तो 8 सेंटीमीटर है, लेकिन इसको ज्ञात करना है हमें किसमें? मीटर में। तो ये एक बार और लाइन एक बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की आपको बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, अब आप घबराने वाले नहीं हैं, मुझे पता है। देखो 8/100 इतने मीटर आ गया, बराबर में 5000 गुणा 6 गुणा 1.5। अभी मैं गुणा करके नहीं लिख रहा था, बस अब फाइनली हम इसका आंसर लेकर आएंगे। का क्षेत्रफल बराबर 100 ऊपर जाएगा और ये 8 नीचे आएगा। देखो करो कैलकुलेट, कुछ कटेगा क्या? 4 दूनी 8, 4 से 25, 2 3 6, फिर गुणा करो 15 ते 45, 5000 गुणा 4.5 गुणा 25, 25 पंजे 125 गुणा 4.5 बराबर, इसके गुणा करो, गुणा करके आएगा 56 25 और आगे 2 0, इतने वर्ग मीटर। तो सिंचित क्षेत्र का जो क्षेत्रफल आया है वो आया है 56 25 00, यानी कि 5,62,500 इतने वर्ग मीटर। बस इससे ज़्यादा इसको मत करना। तो आप समझ गए, ये जो पानी था इस नहर का मैंने रूप बना लिया घनाभ के आकार का। ये जो खेत में सिंचित किया, खेत का आयतन भी कैसे होता है? क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई या गहराई। गहराई हमें दी है, ये इसके नीचे भी ईंटें पूरे आयतन के, तो आपका आंसर बन के आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेमी वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी? देखिए समय ज्ञात किया है, यहाँ पे एक टंकी है और टंकी किस प्रकार की है? तो टंकी बेलनाकार है। ये टंकी भरी जानी है। इस बेलनाकार टंकी की माप लिख लेंगे। बेलनाकार टंकी की व्यास दिया है, का लिखेंगे का व्यास 10 मीटर, तो रेडियस आ जाएगा 10/2 यानी कि 5 मीटर। और इसकी हाइट यानी कि गहराई भी दी है 2 मीटर। वैसे तो गहराई और ऊंचाई ऊपर से देखें तो गहराई, नीचे से देखें तो ऊंचाई, एच से ही डिनोट करेंगे बस, क्योंकि सूत्र वही बेलन का लगाना है। तो बेलनाकार टंकी का आयतन ज्ञात कर लेंगे हम। पहला काम तो ये है πr²h। R1 और H1 लिखो, आगे हमें जरूरत पड़ सकती है कहीं। ठीक, देखो पाई का मान ना रखें, R1 H1 मैं इसको लिख रहा हूँ। R1 है 5 और H1 है 2, तो ये हो गया 5 का वर्ग 25 दूनी 50 पाई, इतने घन मीटर। ये है बेलनाकार टंकी का आयतन। अब निकालना है उस पाइप का। देखिए ये जो पाइप है, ये देखो कैसा होगा। ये पाइप है, गैस करो कैसा होगा।
बिल्कुल सही समझिए आप। ये पाइप कैसा है, ये भी बेलनाकार है। तो देखो इसका आयतन ज्ञात करना है हमें, लेकिन आयतन ज्ञात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इसी पाइप से इसको भरना है, इस टैंक को भरना है ना। तो देखिए यहाँ की विमा हमें पता है, पाइप का आंतरिक व्यास 20 सेमी, तो रेडियस इसकी हो जाएगी 20/2 यानी कि 10 सेमी। सेमी को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 कर देंगे तो 1/10 मीटर आ जाएगा। ठीक, अब इसने जो इससे पानी बह रहा है हम उसकी लेंथ ज्ञात करेंगे 1 घंटे की, क्योंकि देखिए पाइप में पानी की चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में बहा पानी कितना लंबा पानी, 3 किलोमीटर लंबा, जिसको हम लिख देंगे 3000 मीटर लंबा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं। ये इसकी लेंथ आ गई 1 घंटे की। 1 घंटे में बहा पानी, लेंथ इतनी और रेडियस इतना, और इस लेंथ को हम क्या कह सकते हैं, h2 के नाम से भी कर सकते हैं। तो h2 ही बोल लो बस, लेंथ, क्योंकि लेंथ नहीं, इसको हम हाइट ही कहेंगे, बेलन है ना ये। तो देखिए 1 घंटे में बहे पानी का आयतन ज्ञात कर रहे हैं अब हम। तो पाई r2² h2, फिर बेलन का ही सूत्र लगाएंगे, पाई का मान नहीं रखेंगे, r2 है 1/10, h2 3000, तो पाई गुणा 1/100 स्क्वायर कर दिया, गुणा 3000, 2 0 कटी, बचा 30 पाई, इतने घन मीटर। देखो इससे बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। हमने क्या किया, दोबारा फिर देखिए, पाइप का आंतरिक व्यास लिखा 20, तो r2 बन जाएगा इसका हाफ 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। फिर पाइप में पानी की चाल ज्ञात करनी है, वो दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ज्ञात नहीं करनी बल्कि आयतन ज्ञात करना है। इसके लिए पाइप में पानी की चाल हमें देखनी है। जो चाल है हम इसे ये कहेंगे कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर बह रहा है पानी, वो, क्योंकि इसका मतलब यही तो होता है चाल का। 3 किलोमीटर का मतलब हुआ 3000 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और ये जो पानी है, इस पानी की जो लेंथ है, अब हम इसको यहाँ पे h2 मान लेंगे, इसकी हाइट मान लेंगे पानी की, क्योंकि बेलन की बात हो रही है। तब 1 घंटे में बहे पानी का आयतन सूत्र लगाएंगे, पाई r2² h2। r2 की वैल्यू h2 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हम 30 पाई लेकर आएंगे। और अब हम देखिए निकालेंगे समय, कि वो समय जिस समय में वो टंकी पूरी भर जाएगी। तो देखिए इसके लिए हमें करना पड़ेगा क्या, टंकी का आयतन अपॉन 1 घंटे में बहा पानी का आयतन। टंकी का आयतन है 50 पाई और ये आया 30 पाई, पाई से गया पाई, 0 से गया 0, बचा 5/3, इतने घंटे। अब समझिए अगर घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर लो, 60 से गुणा कर लो, मिनट बन जाएगा। 20 और 20 बन जाए 100 मिनट, और इस 100 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 40 मिनट भी लिख सकते हैं, नहीं तो 100 मिनट पे भी आप इसको छोड़ सकते हैं। तो देखिए बहुत आसान सवाल बन गया ना। थोड़ा सा लॉजिकली आप सवाल को समझें तब इसके आंसर पे जाएं, एकदम से स्टार्ट नहीं होना है और ना ही इनको गलत करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ओके, थैंक यू।